लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ एप्लीकेशन की बुक में हम भारतीय इतिहास का आज 25वां चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नर या जिन्हें गवर्नर जनरल कहा गया या वायसराय के बारे में। आज के चैप्टर में जो हम वायसराय या गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो जिसमें पढ़ेंगे हम बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उन बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। इसका पश्चात 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया था, और जिसमें सबसे पहले थे बेंटिक। विलियम बेंटिक से आगे के जो गवर्नर जनरल है, जिसे भारत के गवर्नर जनरल कहा गया, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल 1828 तक के जो गवर्नर जनरल थे, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजेस था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का प्रमुख ड्रेक था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक रहा था। प्रारंभ में यह 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक साधारण क्लर्क था। क्लाइव दो बार बंगाल का गवर्नर रहा, 1757 से 60 तक और 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। क्लाइव भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक था। 1751 में आर्काट का घेरा तथा उसे जीतने का श्रेय क्लाइव को है। क्लाइव ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध जीतने में क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बना तथा इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वह अवध के नवाब नवाब सुजाउद्दौला से की थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की 1765 से 1772 ईस्वी तक, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथों में आने से 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड का वार्षिक राजस्व अंग्रेजों के हाथ आ गया। बंगाल के नवाब निजामुद्दौला ने फरवरी 1765 में कंपनी को सूबे की निजामत यानी प्रशासनिक व्यवस्था सौंप दी। अगस्त 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी भू राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इन तीन प्रांतों से राजस्व वसूली का काम सीधे कंपनी को प्राप्त हो गया। द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिज को माना जाता है। 1766 ईस्वी का श्वेत विद्रोह रॉबर्ट फ्लेचर के नेतृत्व में कर्नाटक युद्धों के समय अंग्रेज सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था, जिसे 1766 में क्लाइव ने बंद कर दिया। 1766 में यह भत्ता उन सैनिकों को दिया जाने लगा जो बंगाल या बिहार से बाहर बाहर कार्य करते थे। अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे क्लाइव ने दबा दिया था। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना 10 अगस्त 1765 ईस्वी में की गई। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध क्लाइव के द्वारा लगाया था। से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए यह समिति बनाई गई, जिसमें नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण 1768 में इसे समाप्त कर दिया गया। रॉबर्ट्स के अनुसार क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, जबकि डेविस ने भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग्स को माना है। क्लाइव ब्रिटिश भारत की नियमित डाक प्रणाली का वास्तविक संस्थापक था, नंदलाल चटर्जी के अनुसार। हालांकि क्लाइव द्वारा स्थापित डाक प्रणाली केवल सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी।
कलायु ने कंपनी के कर्मचारियों पर निजी भेंट लेने पर रोक लगा दी, रिश्वत लेने पर भी रोक लगा दी। कलायु ने मीर जाफर कलायु ने मीर जाफर से 5 लाख रुपए की सहायता से कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से लॉर्ड कलायु निधि स्थापित की। कलायु को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी या भविष्य का अग्रदूत परस्यूल स्पेर ने कहा था। बर्क ने कलायु को भारत में बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा। लॉर्ड मेकाले हमारे द्वीप जिसने बहुत से वीरों को जन्म दिया है, इन्हें विरले ही इतने महान व्यक्ति जो शस्त्रों व सूझबूझ से अलंकृत हो को जन्म दिया है। इंग्लैंड में जाकर कलायु ने आत्महत्या कर ली थी। कलायु को लॉर्ड की उपाधि 1767 ईस्वी में मिली थी। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक सिद्ध हुआ। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जब यह 1767 में वापस गया तो इसके स्थान पर हैरी वेरलिस्ट 1767 से 1769 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर था। प्यार और युद्ध में सब जायज है, यह कथन कलायु का था। प्यार और युद्ध में सब जायज है, यह कथन कलायु का था। कलायु भारत से इतना धन लेकर गया कि इंग्लैंड जाकर इसने स्वयं और अपने बाप के लिए इंग्लैंड की संसद संसद में सीट खरीद ली। और जब इस पर कर्नल वार्गर ने एक आरोपात्मक प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने कहा कि प्लासी युद्ध के बाद मेरी शक्ति के बारे में सोचिए। एक बड़े राज्य का शासक मेरी दया पर आश्रित था। एक ऐश्वर्यशाही नगर मेरे कदमों में था। मेरी मुस्कुराहट देखने के लिए सभी सराफ आपस में होड़ लगा रहे थे। मैं उन तहखानों में गया जो मेरे लिए खोले गए थे। मेरे दोनों तरफ सोने जवाहरात के ढेर लगे थे। श्रीमान सभापति, आज इस क्षण मैं अपने भाग्य के परिवर्तन पर विस्मित हो आपके सामने खड़ा हूँ। यह कथन इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कहे थे। हालांकि भारत से इंग्लैंड जाने के बाद वह पागल सा हो गया था और आंतरिक और मानसिक दुखों के कारण इसने प्रारंभ में अफीम खाना शुरू कर दिया। इसने मध्य यूरोप की यात्रा तक अपना दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी व्यर्थ रहा और अंत में 1774 में चाकू से आत्महत्या कर ली। अमीचंद के साथ जालसाजी, सिराजुद्दौला और निजामुद्दीन की हत्याओं तथा अपने ईसाई मित्रों की पत्नियों को बहकाकर अपने उनके घरों का सुखनाश करने इत्यादि पापों की याद ने कलावी की आत्मा को चैन से रहने नहीं दिया। बंगाल के गवर्नर गवर्नर और उनके कार्यकाल। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 तक, हॉलवेल 1760 में, हेनरी वेंस्टार्ट 1760 से 65। बक्सर के युद्ध के समय बक्सर का जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के गवर्नर हेनरी वेंस्टार्ट थे। उसके पश्चात पुनः लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनते हैं 1765 से 67 तक। वेरेलिस्ट जो 1767 से लेकर 1769 तक। इसके पश्चात कार्टियर जो 1769 से 1772 तक, और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक। हेनरी वेंस्टार्ट ने 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। जॉन कार्टर के समय 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा, जिसका वर्णन डब्ल्यू हंटर ने किया है। बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 तक ये बंगाल के गवर्नर रहा और 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। इसके समय पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1772 में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया गया। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। इसमें एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। ददनी प्रथा, कारीगरों को दिया जाने वाला अग्रिम भुगतान था, का अंत किया गया। दस्तक प्रथा, चुंगी मुक्त व्यापार को समाप्त कर दिया।
मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी। उससे कड़ा व इलाहाबाद के जिले वापस ले लिए। 1773 ईस्वी में बनारस की संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के जिले 50 लाख रुपए में अवध के नवाब सुजाउद्दौला को बेच दिए। रूहेलों के विरुद्ध अवध को सहायता दी। रुहेलखंड के प्रति हेस्टिंग्स की नीति का विरोध हुआ तथा उस पर चलाए गए महाभियोग का एक कारण भी बना। 1775 ईस्वी में बंगाल के अल्पायु नवाब मुबारिकुद्दौला को विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में कर दिया और उसकी पेंशन घटाकर 32 लाख से 16 लाख कर दी। उसने मुन्नी बेगम को संरक्षिका बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की घूस ली। इस कारण भी उस पर महाभियोग चलाया गया। नंद कुमार का मामला। यह एक बंगाली ब्राह्मण था। 11 मार्च 1775 को उसने हेस्टिंग्स पर यह अभियोग लगाया कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए लेकर उसको नवाब की संरक्षिका बनाया है। हेस्टिंग्स के कहने पर मोहन प्रसाद नामक कलकत्ता के एक व्यापारी ने नंद कुमार पर जालसाजी का झूठा आरोप लगाया तथा मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे की सहायता से 5 अगस्त 1775 को नंद कुमार को फांसी दिला दी। वेवरीज ने इस मृत्युदंड को न्याय की हत्या की संज्ञा दी थी। पीई रॉबर्ट्स ने इसको न्यायिक भूल का। चेत सिंह का मामला। चेत सिंह बनारस के प्रथम राजा बलवंत बलुत सिंह का पुत्र था। 1775 ईस्वी की फैजाबाद की संधि के अनुसार वह कंपनी के अधीन था। अवध के नवाब आसफुद्दौला से संधि करके वॉरेन हेस्टिंग्स ने अत्यधिक धन की मांग की। मांग पूरी न होने पर चेत सिंह को हटाकर उसके भतीजे को राजा बनाया गया। अवध की बेगमों का मामला। अवध के नवाब आसफुद्दौला पर कंपनी का 1 करोड़ ऋण बकाया था। हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से जबरन धन वसूलने से आसफुद्दौला की सहायता की। 1781 से 81-82 में हेस्टिंग्स के काल की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हेस्टिंग्स के काल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तथा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था। राजस्व व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स के समय 1782 में एक राजस्व समिति की स्थापना की। 1786 में राजस्व समिति का पुनर्गठन करते हुए उसे राजस्व मंडल नाम दिया गया। कलकत्ता राजधानी बनी बंगाल की। कलकत्ता में एक रेवेन्यू बोर्ड स्थापित किया गया था 1772 ईस्वी में। राजस्व एकत्रित और प्रशासनिक व्यवस्था के बदले पहले पंचवर्षीय फिर 1 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू किया। कलेक्टर के पद का सृजन किया और रॉल्फ सेल्डन पहला जिला कलेक्टर बना। सीमा शुल्क वसूलने की 5 चौकियां स्थापित की। एक कलकत्ता, दूसरी हुगली, तीसरी ढाका, चौथी मुर्शिदाबाद और पांचवी पटना में स्थापित की। 1780 ईस्वी में नमक व अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में कर दिया गया। हिंदुओं व मुसलमानों के लिए पृथक हिंदू कोड व मुस्लिम कोड बनाया गया। भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना गया। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना की। सिविल या दीवानी अदालत जिले में 500 रुपए तक के मामले इसमें आते थे। सदर दीवानी अदालत का मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। फौजदारी अदालत काजी मुफ्ती के नियंत्रण में रखा गया। सदर निजामत अदालत कलकत्ता में गवर्नर व उसकी काउंसिल सुनवाई करती थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल में तथा सिताब राय बिहार पर मुकदमा चलाकर नायब दीवान पद से हटा दिया गया। राजवल्लभ को भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया। देशी रियासतों के प्रति घेरे की नीति रिंग फेंस की नीति की शुरुआत की। इस नीति के तहत प्रमुख तौर पर अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए बंगाल की सुरक्षा के लिए अवध को बफर स्टेट के रूप में विकसित किया गया। केसजुरहा के राजा के मुकदमे के मामले में उच्चतम न्यायालय व हेस्टिंग्स में टकराव हुआ। उसे भारत का पिट और पूर्व का चेथम भी कहा जाता है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई।
इंग्लैंड लौटने पर 1785 में बर्क द्वारा इसके उसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया तथा फिर अंत में उसे दोषमुक्त कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की। काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति के समय बारवेल भारत में ही था, जबकि क्लेवरिंग, मॉनसन तथा फिलिप फ्रांसिस अक्टूबर 1774 में इंग्लैंड से आए थे। बर्क ने उसे चूहा, नेवला, एक झूठा, बेलों का ठेकेदार तथा अन्याय का मुखिया कहा। फतवा ए आलमगीरी, मुगल काल का एकमात्र कानूनी ग्रंथ, का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। 1778 में हॉलहेड ने संस्कृत व्याकरण को प्रकाशित करवाया। चार्ल्स विल्किंस ने गीता का प्रथम अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना हेस्टिंग्स ने लिखी थी। विल्किंस ने हितोपदेश नारायण पंडित की रचना का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। जेम्स ऑगस्टस हिकी, बंगाल गजट, 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता से भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी का था, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, का प्रकाशन किया। 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया, जहां वह फरवरी 1788 में एडमंड बर्क ने हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग प्रस्तुत किया। 1795 में हेस्टिंग्स को निर्दोष घोषित कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785-86 ईस्वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश ब्रिटिश सम्राट का दामाद था और यही कारण था कि अमेरिकी क्रांति में यॉर्कटाउन के युद्ध में पराजित होने के पश्चात भी इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी। कॉर्नवालिस की शर्त को स्वीकार करते हुए पार्लियामेंट ने 1786 में एक्ट पास करके गवर्नर जनरल और सेनापति का पद एक कर दिया और गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया कि विशेष परिस्थितियों में वह काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। इस तरह हर प्रकार से शक्तिशाली होकर कॉर्नवालिस भारत आया। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार काफी प्रसिद्ध है। सर विलियम जोन्स न्याय सुधारों में इनके प्रमुख सलाहकार थे। सर्वप्रथम 1787 में व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से जिलों की संख्या घटाकर 35 से 21 कर दी। प्रत्येक जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर की नियुक्ति की, जो मालगुजारी वसूल करने वाले मजिस्ट्रेट के साथ साथ न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। कॉर्नवालिस ने रजिस्ट्रार के पद का भी गठन किया। सदर निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया तथा यह सुनिश्चित किया कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार तो अवश्य कार्य करे। कॉर्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर 3 बंगाल के लिए तथा एक बिहार के लिए कुल 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित की। भ्रमणशील अदालतों के अध्यक्ष 2 यूरोपीय होते थे, जिनकी सहायता के लिए एक काजी तथा एक मुफ्ती की नियुक्ति होती थी। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को मजिस्ट्रेट बना दिया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। यह कोड शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। इसके द्वारा कलेक्टर के मजिस्ट्रेट संबंधी अधिकार वापस ले लिए गए, अर्थात कलेक्टर अब केवल मालगुजारी वसूल कर सकता था, न कि न्यायिक कार्य कर सकता। 1793 ईस्वी में उसने न्यायालयों द्वारा ली जाने वाली उन फीसों को समाप्त कर दिया जो पहले मुकदमा दर्ज करने के रूप में ली जाती थी। वकालत के व्यवसाय को नियमित किया। सरकारी वकीलों की फीस भी निर्धारित की। दीवान ए अदालत दीवान अदालत मुंसिफ केवल इसी अदालत का स्थायी अध्यक्ष कोई भारतीय हो सकता था। 50 रुपए तक के मामले सुन सकती थी। रजिस्ट्रार की अदालत 200 रुपए तक के मामले सुन सकती थी। जिला दीवानी अदालत थी। इसके ऊपर 4 अदालतें थी, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना।
1000 रुपये तक के मामले सुन सकती थी। सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में, जिसके सदस्य पार्षद व गवर्नर जनरल थे, 1000 से 5000 रुपये तक के मामले सुन सकती थी। लंदन स्थित सम्राट की परिषद 5000 से अधिक के मामले दीवानी अदालत में हिंदुओं पर हिंदू विधि तथा मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि के निर्णय दिए जाते थे। फौजदारी न्यायालय, जिला न्यायालय सबसे नीचे जिले में, 4 भ्रमणशील सर्किट न्यायालय, सदर निजामत अदालत कलकत्ता में सबसे ऊपर थी। फौजदारी मामलों में निर्णय केवल मुस्लिम विधि के अनुसार होता था। कॉर्नवालिस को मुस्लिम कानूनों को मानवीय बनाने का भी श्रेय जाता था। अब हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर अधिक विचार किया जाने लगा, न कि यह देखा गया कि हत्या किस अस्त्र अथवा किस विधि से की गई है। मृतक के अभिभावकों की इच्छा से समा अथवा रक्त का मूल्य सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। सजा के रूप में अंग विच्छेदन को समाप्त कर कड़ी कैद का प्रावधान किया गया। साथ ही यह सुनिश्चित हुआ कि साक्षी के धर्म विशेष का मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रवेश नागरिक सेवा में प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करने की व्यवस्था लागू की गई। पहली बार परीक्षा का आयोजन 1855 में लंदन में मैकाले समिति की सिफारिश पर हुआ था। इस सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उसने इनके वेतन में वृद्धि की। कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये वार्षिक कर दिया। साथ ही भू राजस्व वसूली का 1% भाग उसे कमीशन के रूप में दिया जाने लगा। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के निजी व्यापार, घूस और उपहार लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस क्रम में उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डंडास तथा ब्रिटिश सम्राट की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। 1774 में व्यापार बोर्ड की स्थापना होने के बाद कंपनी अपना माल यूरोपीय तथा भारतीय व्यापारियों से खरीदती थी, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी गई। कॉर्नवालिस के द्वारा निर्मित सिविल सेवा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे मजबूत ढांचे अर्थात इस्पाती ढांचे के रूप में सिद्ध हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने ब्रिटिश सिविल सर्विस ढांचे की तुलना इस्पाती फ्रेम से की। 2 अगस्त 1922 को हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए भाषण में कहा कि वे ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकते जब भारत में स्थिति ब्रिटिश अफसरों के बिना काम चलाना संभव हो। कॉर्नवालिस का मानना था कि भारतीय इन सेवाओं के योग्य नहीं है क्योंकि सभी भारतीय भ्रष्ट हैं। अतः उसने समस्त सरकारी पदों का यूरोपीयकरण कर दिया। सरकारी पदों से भारतीयों को वंचित करने की नीति लॉर्ड विलियम बेंटिक तक जारी रही। कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक भी माना जाता है और यह कार्य ब्रिटेन से पहले भारत में हुआ। पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सुपरिटेंडेंट कहलाया। पहले यह कार्य जमींदारों द्वारा किया जाता था। दास व्यापार तथा दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध लगा दिया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में 1790 से 92 ईस्वी में टीपू पराजित हुआ तथा अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। इस संधि पर कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया है। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में 1805 ईस्वी में। कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, लेकिन भारत पहुंचने के कुछ समय बाद ही 1805 में 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र व्यक्ति था जो 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कॉर्नवालिस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, किंतु यॉर्कटाउन में उनके आत्मसमर्पण के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति हो गई।
कॉर्नवालिस के पश्चात सर जॉन शोर 1793 से 1798। सर जॉन शोर ने पिट्स एक्ट 1784 की धारा 34 में उल्लेखित अहस्येप की नीति का पालन किया। इनकी नीति भारत में अहस्येप की नीति के रूप में जानी जाती है। जॉन शोर ने अवध के मामले में हस्तक्षेप किया जब उसने वजीर अली के स्थान पर 1798 में सादत अली को अवध का नवाब घोषित किया तथा अवध के साथ एक संधि की। इसके अनुसार इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को मिला। नवाब ने 76 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। वजीर अली को 1.5 लाख रुपए की पेंशन पर बनारस में रहने दिया। जॉन शोर के काल में 1795 में खारदा या खुर्दा की लड़ाई में मराठों ने निजाम को अंतिम रूप से पराजित किया। इस समय हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से सहायता मांगी किंतु सर जॉन शोर ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इसके समय ही अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया। सर जॉन शोर के समय बंगाल अधिनियम 21 के द्वारा शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। इसको फ्रेंच फोबिया से पीड़ित माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर तथा मार्क्वेस ऑफ वेलेजली के नाम से भी जाना जाता है। वेलेजली ने हस्तक्षेप नीति का त्याग कर सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग चुना। हालांकि रानाडे के अनुसार यह प्रणाली भारत में मराठा काल से चली आ रही थी। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। वह प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना भारतीय राजाओं को किराए पर दी थी। इसके पश्चात 1765 में कलायू ने अवध को निश्चित धनराशि के बदले सुरक्षा का आश्वासन दिया तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति भी अवध में हुई थी। सहायक संधि की विशेषताएं। सहायक संधि की विशेषताएं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी जो आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण के समय राज्य की मदद के लिए होती थी। इसके व्यय हेतु बड़े राज्यों को अपने क्षेत्र का एक भूभाग तथा छोटे राज्यों को नगद धन देना पड़ता था। संबंधित राज्य के विदेश संबंध कंपनी के अधीन हो जाते थे। राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। संबंधित राज्य सैन्य या गैर सैन्य विभाग में कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपवासी को नियुक्त नहीं कर सकता था। कंपनी आश्वासन देती थी कि वह संधि करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी बाह्य आक्रमण पर राज्यों को सुरक्षा का आश्वासन देती थी। वेलेजली ने सहायक संधि को न्याय तथा तर्कसंगत और परिमित तथा शांत बताया है। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो कि किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते थे बेचकर सुरक्षा मोल ले। विभिन्न राज्यों से सहायक संधि। हैदराबाद सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य 1 सितंबर 1798 को हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम सादत अली ने संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि अस्थायी रही। 12 अक्टूबर 1800 ईस्वी में पुनः एक स्थायी संधि की गई। मैसूर 1799 ईस्वी। वाडियार वंश के 2.5 वर्षीय बालक कृष्णराज के साथ तंजौर से 1799 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना शिवाजी के पिता शहाजी ने की थी। सूरत से 1800 ईस्वी में कंपनी ने इसकी रक्षा का भार 1759 ईस्वी में मुगलों से ले लिया था। इस पर मिल ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा अब तक की गई राजच्युति में यह सबसे अधिक शिष्टाचारहीन काम है क्योंकि शिकार सबसे कमजोर और अप्रसिद्ध था। अवध अवध से सहायक संधि 1801 ईस्वी में की गई। कंपनी ने रुहेलखंड तथा गंगा यमुना के मध्य के दक्षिणी जिले ले लिए। सादत अली के साथ की गई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि की गई। बराड़ के भोंसले से 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में संधि की गई। देवगांव की संधि।
दौलत राव सिंधिया से 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टिप्पू को अंतिम रूप से पराजित किया। ऑर्थर वेलेस्ली उर्फ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन टिप्पू को फ्रांसीसियों का सच्चा मित्र मानता था। मैसूर विजय करने के कारण आयरलैंड के लॉर्ड परिवार ने वेलेस्ली को मार्क्सिस्ट सामंतवादी पद की उपाधि दी थी। 1801 में तंजौर और कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। 1799 में वेलेस्ली ने गोवा में पुर्तगालियों की अनुमति से सेना रखी। फ्रांसीसियों से रक्षा के लिए वेलेस्ली ने डेनमार्क के निवासी डेना से ट्रेकोबार और सेरामपुर जीत लिए थे। 1802 में अमिन्स की संधि द्वारा पांडिचेरी नगर पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। 1800 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में नेपोलियन के आक्रमण का भय था, अतः वेलेस्ली ने 1799 में मेहदी अली खां तथा 1800 ईस्वी में जॉन मेलकम को ईशान के शाह दरबार में भेजा। शाह शाह ने फ्रांसीसियों को अपनी सेवा में न रखने का आश्वासन दिया। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नील के युद्ध में नेपोलियन परास्त हो चुका था। 1803 में वेलेस्ली ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर मुगल बादशाह शाह आलम को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया था। नेपोलियन से युद्ध के लिए ब्रिटेन के युद्ध कोष में एक बड़ी धनराशि बंगाल से भेजी गई। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में समाचार पत्रों पर 1799 ईस्वी में प्रथम बार सेंसर लागू किया गया। वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1804 में अधिनियम 3 के द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी लगाई गई। वर्ष 1805 में वेलेस्ली वापस इंग्लैंड गया तथा 3 वर्ष तक महाभियोग चला, लेकिन अंत में निर्दोष सिद्ध हुआ। 1805 ईस्वी में वेलेस्ली के चले जाने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया, किंतु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी। यशवंतराव होलकर से 25 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट की संधि की। 1806 में वेलोर का विद्रोह। सिपाहियों को एक नई तरह की पगड़ी और माथे पर तिलक न लगाने की आज्ञा दी थी। इस आज्ञा से सारी सेना ने समझा कि सरकार उन्हें विधर्मी बनाना चाहती है, तो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दबाया था। 1807 में लॉर्ड मिंटो को गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया और जॉर्ज बार्लो को गवर्नर बनाकर मद्रास भेज दिया। यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल नियुक्त करने के अधिकार का प्रयोग किया था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी बंगाल का गवर्नर बनने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष रह चुका था। इनके समय बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ, जिसका दमन करके वहां अंग्रेजी आधिपत्य को स्वीकार किया गया। त्रावणकोर केरल का विद्रोह 1808-9 में दीवान वेलुथम्पी के नेतृत्व में हुआ था। 1809 की अमृतसर की संधि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इसमें सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित की गई। सर डेविड ऑक्टरलोनी नामक सेनापति को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजे गए ब्रिटिश दूत के सहयोग के लिए भेजा गया था। जॉन मेलकम को ईरान के शाह से संधि करने को भेजा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अतः लंदन से अंग्रेजी सरकार ने सर हारफोर्ड जोन्स को भेजा, जो शाह से संधि करने में सफल रहा। मिंटो के समय फ्रांसीसी द्वीप मॉरिशस और
बोरबन पर आक्रमण कर उसे जीत लिया गया। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी, इसने हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर साम्राज्यवादी तथा अग्रगामी नीति का पालन किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अधीनस्थ पृथक्करण की नीति की शुरुआत की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स को अर्ल ऑफ मोयरा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल का युद्ध या फिर गोरखा युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य है। 1801 ईस्वी में कंपनी का गोरखपुर पर अधिकार हो गया था, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में सतलज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित नेपाल के गोरखा राज्य से मिलने लगी। गोरखाओं ने 1814 ईस्वी में ब्रिटिश सीमा में स्थित बटवाल पुलिस केंद्र पर आक्रमण कर दिया। सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से जनरल मार्ले तथा जॉन सुलिवन के नेतृत्व में असफल आक्रमण हुए थे। जनरल गिलिस्पाई ने कालंग दुर्ग पर आक्रमण किया किंतु मारा गया। मेजर मार्टिडल भी जेतक के दुर्ग में पराजित हुआ। नेपाल अभियान में प्रथम सफलता निकलसन और गार्डन के नेतृत्व में कुमायूं में अल्मोड़ा की विजय के साथ अप्रैल 1815 ईस्वी में मिली। अंग्रेजी जनरल ऑक्टरलोनी ने मई 1815 में गोरखा नेता अमर सिंह थापा को पराजित कर मलांग का दुर्ग जीत लिया। इस पराजय के परिणाम स्वरूप बिहार के चंपारण जिले में स्थित संगोली नामक स्थान पर नवंबर 1815 में संगोली की संधि की। नेपालियों की संधि न मानने पर फरवरी 1816 में ऑक्टरलोनी ने मकबानपुर के युद्ध में उन्हें पराजित किया। अतः नेपाली 1816 ईस्वी में संगोली की संधि को मानने के लिए विवश हो गए। संधि के अनुसार नेपालियों को अपनी दक्षिणी सीमा के तराई प्रदेश छोड़ने पड़े। गढ़वाल और कुमायूं के जिले भी कंपनी को मिले। गोरखा राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। नेपाल ने सिक्किम को अपने प्रभाव से मुक्त कर दिया। अंग्रेजी सेनाओं में गोरखा को शामिल किया जाने लगा। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का प्रथम उल्लेख 1689 ईस्वी में मुगलों के महाराष्ट्र पर आक्रमण के समय मिलता है। पिंडारी लोग पेशवा बाजीराव प्रथम के काल से मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक थे जो लूट के माल में हिस्सा लेते थे। इनका कोई धर्म नहीं था, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों इसमें सम्मिलित थे। पानीपत के युद्ध के बाद इन्होंने मालवा में आश्रय लिया। यहाँ इनका संबंध सिंधिया व होलकर से हुआ। इनकी दो शाखाएं सिंधिया शाही पिंडारी तथा निजाम शाही पिंडारी के नाम से प्रसिद्ध थी। पिंडारियों की संख्या में वृद्धि वेलेजली के समय बहुत अधिक हुई। महाराव मल्हार राव होलकर इन्हें एक सुनहला झंडा दिया था। 1794 में माधवराव सिंधिया ने पिंडारियों को नर्मदा नदी घाटी में जागीर भी प्रदान की थी। इसी कारण जॉन मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी। इनकी गतिविधियों का केंद्र मध्य भारत था। इनके प्रमुख नेता चित्तू वासिल मोहम्मद करीम हिरू और बुरन। सितंबर 1816 में हेस्टिंग्स ने अभियान शुरू किया। उत्तरी सेना की कमान स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना का नेतृत्व थॉमस हिस्लॉप को सौंपा गया तथा इसकी सहायता के लिए जॉन मेलकम को भेजा गया। हेरू व बुरन अभियान में मारे गए। चित्तू को जंगल में शेर ने मार दिया। वासिल मोहम्मद ने सिंधिया से शरण मांगी किंतु सिंधिया ने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। करीम खान ने मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे गोरखपुर के पास गवासपुर की जागीर दे दी गई। 1818 ईस्वी के प्रारंभ तक पिंडारियों की समस्या का समाधान हो चुका था। होलकर के सेनानायक अमीर खां पिंडारी ने राजपूत राज्यों में भयंकर लूटपाट की और शासकों से अधिकाधिक धन वसूला। 15 नवंबर 1817 ईस्वी को अमीर खान ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके अंतर्गत उसे टोंक रामपुरा का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। उसे नवाब की उपाधि दी गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रित पार्थक्य की नीति का अनुसरण किया। राजस्थान में सर्वप्रथम यह संधि
करौली के शासक हरबख्श सिंह के साथ 15 नवंबर 1817 ईस्वी में की गई। दूसरी टोंक में तीसरी कोटा में दूसरी टोंक में अमीर खां पिंडारी के साथ और तीसरी कोटा में उम्मेद सिंह के साथ 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। सर्वप्रथम व्यापक, विस्तृत तथा प्रभावशाली अधीनस्थ संधि 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में कोटा के साथ की गई। बाद में कोटा के साथ संधि में पूरक धाराएं भी जोड़ी गई। चार्ल्स मैटकॉफ ने राजस्थान की रियासतों के साथ संधि करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान में सबसे अंत में संरक्षण संधि सिरोही के साथ की गई सितंबर 1823 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक शिव सिंह था। अजमेर के लिए संरक्षण संधि मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया से की गई। बंगाल गजट 1816 में प्रकाशित लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय यह किसी भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राममोहन राय के द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी। इस युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पुणे की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया। 1818 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। वर्ष 1818 में कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह से बिना किसी शिष्टाचार, उपहार आदि के बराबरी के स्तर पर मिलने की मांग की, किंतु उसे यह अवसर नहीं मिला। लॉटरी की आय से उसे कलकत्ता में स्टेट सड़क का निर्माण करवाया था। बंगाल में 1882 में टेनेसी एक्ट लागू किया गया जिसके माध्यम से किसानों की भूमि से बेदखली समाप्त की गई। जॉन एडम्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड एमहर्स्ट की अनुपस्थिति में 1823 में जॉन एडम्स ने कार्य संभाला। इसे 1823 में समाचार पत्रों के लिए अनुज्ञप्ति नियम लाइसेंसिंग बनाया। एडम्स के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना था। कलकत्ता की एक अंग्रेजी पत्रिका कलकत्ता जनरल के संपादक जे.एस. बंकिंघम को जबरदस्ती इंग्लैंड भिजवा दिया गया क्योंकि उसने एक पादरी के बारे में ऐसी बातें लिख दी थी जो एडम्स को पसंद नहीं आई। लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक यह पहला गवर्नर जनरल था जिसे मुगल बादशाह से बराबरी के आधार पर मिलने का अधिकार 1827 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 17 फरवरी 1827 को एमहर्स्ट ने दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के साथ मुलाकात की। इसका एकमात्र उद्देश्य बादशाह की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना था। उसके सम्राट को कोई अभिवादन की नई नीति स्वीकार करने के बदले लॉर्ड लेलेक के द्वारा शाह आलम द्वितीय के साथ किए गए वायदों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। एमहर्स्ट ने सम्राट के आदाब व अलकाब को बदल दिया। अपने उद्धत व्यवहार से दरबारियों के सामने उसने नीचा दिखाया। बाद में एमहर्स्ट ने अपना वायदा पूरा करने से इनकार कर दिया। दुखी होकर अकबर द्वितीय ने लॉर्ड लेक का अ, दस्तखती इकरारनामा देकर राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा। प्रथम वर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी। इसका कारण था कि वर्मा निवासी असम के लिए खतरा बन गए थे। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार की कासिम बाजार की मांग की। वर्मा ने 1822 में श्याम को जीता। 1823 में शिवपुरी पर अधिकार किया। अ, प्रथम वर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चार्टर की स्थापना करना, ब्रिटिश भारत तथा वर्मा के मध्य सीमा पर स्पष्टता के अभाव के साथ साथ दोनों पक्षों की विस्तारवादी मानसिकता के कारण उनके मध्य निरंतर संघर्ष हुए। 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हो गया। वर्मा का नरेश महाबुंदेला पराजित हुआ तथा उसे 1826 में यांडबू की संधि करनी पड़ी। संधि की विशेषता थी अराकान तथा तनासरिम के प्रांत कंपनी को दिए गए। असम तथा कछार से वर्मा सेना हटानी पड़ी।
मणिपुर की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी। अपनी राजधानी आवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा। 1 करोड़ की युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों को समुद्र पार रंगून भेजने की आज्ञा दी गई। समुद्री यात्रा में विधर्मी होने के भय से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1824 ईस्वी में कलकत्ता में राजकीय संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या फिर हम कहें कि बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। इनके पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्हें भारत के गवर्नर जनरल कहा गया। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। विलियम बेंटिक से लेकर फिर 1857 की क्रांति के पश्चात 1857 के पश्चात से लेकर भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। वायसराय, इन सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।